क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं। हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं बेटा मेजर बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स क्या हैं, यानी दुनिया में ऐसे कौन से घटनाएं हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बड़ा खतरा है, बायोडाइवर्सिटी का हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, नैरो यूटिलिटेरियन रीजंस क्या होते हैं बेटा, यानी नैरो और ब्रॉड माइंडसेट में हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, इथिकल रीजंस क्या है, बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको डीपीएस में हॉटस्पॉट के दे रखे थे केवल आपके अवेयरनेस को चेक करने के लिए, जो बड़ा कॉमन चीज है बेटा। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, सेकेंड ग्रुप फॉरेस्ट क्या होते हैं, अर्थ समिट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है। तो आज का जो लेक्चर है बायोडाइवर्सिटी का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक्चर में से बेटा एक है। और याद रखिएगा, इस पोर्शन से एग्जामिनर एक या दो क्वेश्चन करता है। और मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था ना कि क्वेश्चन कैसे एनसीईआरटी पर फ्रेम होता है, तो वो दिमाग में रखिएगा। मैं आपका एक टेस्ट जो है बायोडाइवर्सिटी का एक्सक्लूसिव टेस्ट बता दूंगा आपको मैं डेट, एक एक्सक्लूसिव टेस्ट में बायोडाइवर्सिटी का आपका लूंगा, जो आपका पूरी तरीके से 100% एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। उस टेस्ट को लगाने के बाद बायोडाइवर्सिटी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आप आंसर ना कर पाए आप, ठीक है। तो चलिए, तो लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, और इकोलॉजी के जिस चैप्टर में अभी हमें वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जहां पर काफी कुछ सीखा हमने। दरअसल हमने सीखा कि हमारी प्रकृति में जो बायोडाइवर्सिटी है उसका महत्व क्या है, क्या मायना है बायोडाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी कैसे हमारे इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है वो देखा हमने। फिर हमने ये भी देखा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे हो रहा है, और हमने जो है बात किया कि किस प्रकार से हमने ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया, हमने हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन किया, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन किया, हमने एलियन स्पीशीज इन्वेजन किया, हमने को एक्सटिंक्शन के चलते भी जो है वो कई सारी प्रजातियां गायब हो गई हैं। हमने ये भी देखा कि बायोडाइवर्सिटी का जिस दर से, जिस स्पीड से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, कुछ समय के बाद में आधे से अधिक प्रजातियां खत्म हो चुकी होंगी, ठीक है। चलिए, अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा और उसके उत्तर आप सभी लोग करना है, प्लीज के एवरीवन शुड आंसर दिस क्वेश्चंस। आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इविल क्वार्टेट, के इविल क्वार्टेट क्या होता है, इविल क्वार्टेट का मतलब क्या है, इविल क्वार्टेट का मतलब क्या है, ठीक है। इविल क्वार्टेट के मैं ऐसा लिख देता हूं ताकि दिखाई पड़े आपको, ये इविल क्वार्टेट का मतलब क्या है, ठीक है ना। आपको बताना है खतरनाक चौकड़ी के, जो राक्षसी खतरनाक चौकड़ी क्या है, इविल क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे बताएंगे के। फिर मैं कुछ साइंटिस्ट के नाम लिख रहा हूं यहां पे, आपको ये बताना है कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में। के पहला नाम है हम्बोल्ट, हम्बोल्ट, ठीक है, पहला नाम है हम्बोल्ट। दूसरा नाम है टिलमैन, तीसरा नाम है रॉबर्ट में, चौथा नाम है पॉल एहरलिख, पॉल एहरलिख, ठीक है। आपको बताना है, मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं। हम्बोल्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है बायोडाइवर्सिटी के फील्ड में, टिलमैन का क्या कंट्रीब्यूशन है, रॉबर्ट मे का क्या कंट्रीब्यूशन है, और पॉल एहरलिख का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसमें आपको बताना है। ये मैं आपसे बार बार इसलिए पूछता हूं बेटा, ताकि आपको लेक्चर के दौरान याद हो जाए पुट के, नहीं तो क्या होगा कि हम अभी पढ़ लेंगे बाद में भूल जाएंगे। तो मैं आपको रिकॉल कराने के लिए क्वेश्चन पूछता हूं, तो प्लीज
इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए, उसका उत्तर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब इतना हम समझ चुके हैं कि हमारी बायोडायवर्सिटी को कुछ बड़े बड़े खतरे हैं, यानी इस पृथ्वी पर जो बायोडायवर्सिटी है उसको कई बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम आवास को नष्ट करते हैं उनके, यानी मैंने आपको एक बताया था पिछली क्लास में कि जब एक पेड़ को आप काटते हो ना, तो वो केवल एक ट्री नहीं काटते हैं आप पूरे के पूरे कई सारे ऑर्गेनिज्म का घर आप खत्म कर देते हैं, आपके उनका घर छीन लेते हैं आप। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक बड़ा कारण है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था स्टीलर सी काऊ के बारे में बात किया था हमने कि उसका अधिक शिकार किया, रशिया में खत्म हो गया। डोडो वर्ड के बारे में बात किया था हमने। ठीक है, चलो अब ये बताओ आप मेरे को कि कौन सा एनिमल किस कंट्री से कनेक्ट कैसे जो है वो संबंधित है। पहले बताना है डोडो कंट्री का नाम, ठीक है, स्टीलर सी काऊ बोला था अभी मैंने, स्टीलर सी काऊ किस कंट्री से है, ठीक है, क्वेगा किस कंट्री से है, ठीक है, आपको ये बताना कि डोडो वर्ड का संबंध किस कंट्री से है, ठीक है, स्टीलर सी काऊ का संबंध किस कंट्री से है, क्वेगा का संबंध किस कंट्री से, ये आपको भी बताना है। ठीक है, फिर हमने कहा जंगलों को हम काट रहे हैं, लगातार डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं उससे भी क्लाइमेट में परिवर्तन आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था पोलर बियर में एक स्ट्रेंज बिहेवियर देखने मिला है कि वो अपने ही बच्चों को खाने लगे, फूड कम हो गया, पोल्स पे बर्फ पिघल रही है, अब कंडीशन वैसी नहीं बची यहाँ जहां पोलर बियर रहा करते थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि कई सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनके चलते हम बायोडायवर्सिटी को डैमेज कर रहे हैं। अब यहां पे लिखा बायो एक्यूमुलेशन एंड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के कई केमिकल ऐसे होते हैं, कई ऐसे केमिकल होते हैं जो एक बार इन्वायरमेंट में आते हैं वे लगातार एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। चाहे वो पॉलिथीन बैग की बात करें हम, चाहे डीडीटी की बात करें हम, चाहे किसी मरकरी टॉक्सिन की बात करें हम, ये एनिमल्स की बॉडी में भी इकट्ठे होने लगते हैं, ये भी खतरनाक आते हैं, कई बार बायोडायवर्सिटी को ये भी डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो अब यदि आज हम देखें तो बायोडायवर्सिटी को सबसे बड़ा खतरा तो है जंगलों को काटने से। के आपको बता दो, सबसे मैंने आपको पिछली क्लास में आपको कंपैरिजन बताया था मैंने कि अराउंड 90% 90% केसेस में हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन दे आर द मेजर कॉज के आप जीवों का घर छीन रहे हैं और सबसे बड़ा खतरा उनको यही है कि देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग एट द रेट ऑफ 80 एकड़्स पर मिनट। आप सोच लीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है कि हर मिनट जब मैं आपसे लेक्चर लेके खत्म करूंगा तब तक कई एकड़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट खत्म हो चुका होगा। सोचिएगा आप, ठीक है, मैं आपका जितना भी मिनट में लेक्चर लूंगा आप उसे कैलकुलेट कर लेना, आपके एक मिनट के दौरान आपके तकरीबन 80 एकड़ के आसपास का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लोग बाग काट रहे हैं अपने निजी स्वार्थों के चलते। चाहे वो ब्राजील हो, चाहे कोई कंट्री हो, के हर कंट्री सोचती है कि ये हमारी संपत्ति है जबकि वो प्रकृति की संपत्ति है। हर मिनट में 80 एकड़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि धरती के लंग्स है वो खत्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कई बार ये उठता है कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें। अब देखो, एक पिछली क्लास में मैंने एक मुद्दा उठाया था, मैंने आपसे कहा था कि मनुष्य के पहले भी मास एक्सटिंक्शन हुए, 5 बार पहले भी ऐसा हो चुका है। 6th एक्सटिंक्शन जो है वो तेजी से हो रहा है क्योंकि मनुष्य ने उसको स्पीड अप कर दिया है। तो कई बार क्वेश्चन उठता है क्यों बायोडायवर्सिटी को हमें सहेजना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने आपको जो है रिबेट पॉपर थ्योरी के बारे में बताया, आपको मैंने जो है वो बताया इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बात किया। कई सारे मुद्दों पर हमने इस पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके, मैं आपको बतला चुका हूं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह कि लोगों को जिस भाषा में व्यक्ति को समझ में बात आती है ना, वही व्यक्ति भाषा में उससे बात करना चाहिए। कि बात सिंपल सी है कि इंसान बेसिकली ह्यूमन बींग्स जो है वो सेल्फिश है, स्वार्थी हैं। देखो बेटा, मैं स्वार्थी का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा आपसे कोई स्वार्थ है, आपका मुझसे कोई स्वार्थ है। स्वार्थी का मतलब ये कि यदि जब हम अपने लिए रिसोर्सेस को चुन रहे होते हैं, जब अपने लिए हम कोई फल तोड़ रहे होते हैं, कोई चीज ले रहे होते हैं, तो कभी हम सोचते नहीं है कि इस फल को चिड़िया भी खाएगी, इस फल को खाने वाला कोई इंसेक्ट भी होगा। हम केवल और केवल अपने बारे में सोचते हैं। हम जो है वो रिसोर्सेस को जो है वो वाइसफुली, समझदारी के साथ उनको कंज्यूम नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया था एक बार इकोलॉजी के दौरान ही कहा था कि जो प्रेडेटर होता है, शिकारी होता है जंगल के अंदर, शिकारी टॉप कार्निवोरस एनिमल होता है, वो क्या करता है, वो एनिमल जो है अपना शिकार करता है, एक एनिमल को मार के खा जाता है, अपनी भूख को मिटाता है वो, लेकिन वो इररेशनली बगैर किसी पर्पस के किसी को नहीं मारता है। ऐसा शिकारी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं हम।
प्रीडेटर बड़े समझदार होते हैं। मालूम है कि यदि मैंने एक लेवल के ऊपर शिकार किया मैंने और बगैर पर्पस के आज जीवों को मार दिया तो कल मेरे पास ही भोजन नहीं रहेगा, क्योंकि जब ये जीव जिंदा रहेंगे तब ये रिप्रोड्यूस करेंगे और पॉपुलेशन को तैयार करेंगे, तो मेरे लिए फूड मिलता रहेगा मेरे को। यदि मैंने सबको मार दिया है, एक दिन मेरा मन किया और टाइगर ने क्या किया, आसपास के जंगल से और टाइगर बुला लिया। इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन अ सीन कि टाइगर ने सोचा कि भैया फोन लगाया टाइगर ने सारे कि जंगलों में आ जाओ भैया, सुंदरवन के टाइगर तुम भी आ जाओ, फ्लाइट पकड़ के तुम भी आ जाओ के 50 अलग अलग जगह से टाइगर जो है वो एक जगह पर आ गए। भैया क्या बात है, पार्टी है आज, जस्ट हैव पार्टी फन। टाइगर सारे आ गए। इमेजिन करते हैं 50 टाइगर उस जंगल में आ गए और उस जंगल में अब उन्होंने कहा भैया पार्टी खाते चलो पकड़ पकड़ के। अब सारे के सारे जो उस पर्टिकुलर जंगल में जो हर्बीवोर प्रेजेंट थे, जो एनिमल प्रेजेंट थे, कार्निवोर प्रेजेंट थे, उनको टाइगर ने शिकार किया और खाया। उन्होंने कहा भाई पार्टी है, ठीक है, और जो है वो चलती रहेगी पार्टी, ठीक है। मतलब पार्टी अभी शुरू हुई है, बाद में ना कहना, पहले दे दो वार्निंग, पार्टी चलेगी सिल 6 in the morning। मतलब पार्टी चल रही टाइगर्स की। उन्होंने खूब मजे से छक्के सबको मारा, इसको मारा उसको मारा, खा लिया। बाकी टाइगर बोले बाय बाय, अपने घर जाते हैं। जिस टाइगर ने पार्टी होस्ट की थी, अगले दिन सुबह जब वो उठा हैंगओवर के बाद जब उठा, उसने कहा भैया आप देखो ढूंढते अपने लिए। दिखा अरे कोई एनिमल नहीं, सारे एनिमल जितने थे उनको तो खा गए तो हमारे दोस्त यार, क्या बचा। अब अब उसको फूड नहीं मिलेगा, वो भी खत्म, सब खत्म। मतलब ये है कि इसीलिए टाइगर अपनी टेरिटरी डिसाइड करता है। टाइगर बोलता है जंगल का राजा मैं हूं, टॉप कार्निवोर हूं, एपेक्स प्रेडेटर हूं, इतनी बाउंड्री में ही रहूंगा। यदि तुम भी आ गए यहां पर तो फूड की प्रॉब्लम होगी, ओवर हंटिंग होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा। यह बात को टाइगर भी समझता है, पर इंसान ओवर एक्सप्लॉइटेशन करता है, जितना नहीं जरूरत है उससे अधिक। शादी पार्टी में जाते, आप सोचो, अब आप इस बात को ऐसे ले लो अंदाजा के, मैं आपसे जो बातें कह रहा हूं इस चैप्टर में बिल्कुल मन की और सच्ची बातें कह रहा हूं। शादी में जाते हैं पार्टी किसी के, हमारा पर्पस क्या होता है किसी की मैरिज में जाने का, कि भैया वहां जाएंगे, तैयार होकर अच्छे से वहां जाएंगे, एक लिफाफा पकड़ाएंगे या कोई गिफ्ट देंगे, देखेंगे आसपास की शॉप से कहां मिलता है गिफ्ट के सस्ता सुंदर टिकाऊ गिफ्ट, वो देख के उसको, और यदि बहुत ही टिकाऊ गिफ्ट है और सस्ता गिफ्ट है तो नाम भी पर्चा लगाने की जरूरत भी नहीं है, कुछ हाथ में दिखना चाहिए, दे के आ गए, ठीक है। मतलब और वहां जाके फिर क्या करते हैं, प्लेट लेते हैं बढ़िया, एक प्लेट उठा के जो है खूब सारा भरते हैं उसमें पहले, ठीक है। जैसे कि मतलब पता नहीं अगली बार सर्व करे या ना करे, भर लिया, भरने के बाद खाया, ये अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। मतलब हम उसके बारे में बहुत सारा जो है वो है ना, हम बन जाते हैं एक्सपर्ट कि यार शादी तो इतनी बढ़िया किया फंक्शन, पर खाना अच्छा नहीं दिया। और ये रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो सबसे पहले आग लगाते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी थी इनकी। अब खाना जो लिया प्लेट में लिया, फेंक दिया, दूसरा प्लेट उठा लिया, उसके बाद दूसरा ले लिया, प्लेट काउंट भी बढ़ा रहे हैं, वो जरूर जिम्मेदारी है उनकी, वो भी करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि भोजन को अब आप कभी देखेंगे मैरिज पार्टी के बाद, कभी आप केवल डस्टबिन में रहना देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने प्लेट को भर भर के छोड़ दिया है। और ये जो आप बोलेंगे भाई बिल तो भरा है, आदमी ने पैसे से खरीदा होगा, लेकिन वो रिसोर्स जो है जो आपने फेंक दिया अनाज, वो किसी और एनिमल के काम आता, प्रकृति में कहीं ना कहीं काम आता, आपने फेंक दिया उसको। तो प्लीज सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि प्लीज अनाज की बर्बादी ना करें, फूड की बर्बादी ना करें। कोई भी देश, जापान के अंदर वो लोग एक कतरा भी फूड का प्लेट में नहीं छोड़ते हैं। और यदि छोड़ा आपने तो जापान के अंदर वो रेस्टोरेंट का ऑनर आके आपसे बोलेगा, मैनेजर आके बोलेगा आपसे, सर यू डोंट लाइक अवर फूड? No, your food is good. Why you left this portion in your plate? Tell me. This food is very precious. I know you can pay. I know. But how you dare to leave this portion? I must pack it for you and eat it or give to somebody else. डांट देगा आपको आके, अरे उससे क्या हुआ, तुमने बिल भरा है, कैसे लेके फेंकने से। आपको शुरू में आप जैसे सर्व किया, उसने बोला, आपने बोला कि ये तो ज्यादा बड़ा पोर्शन है, इसको क्या आधा कर देंगे आप? ओके नो प्रॉब्लम, वी विल टेक इट। आपका प्लेट बगैर झूठा लेके जाएंगे, आधा करके आपको वापस ला देंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ, वापस ला के दिया था प्लेट। मैंने कहा भैया बिल पूरे का ले लें तो, लेकिन देना आधा हमको, फिर छूट जाएगा तो फिर तो डांटेगा आगे। और अपन को डांट वाट की हैबिट नहीं है, भारतीय लोग इंडियन लोग है, डांटा जोर से बोला कि यार एकदम तैयार रहते हैं।
तो हमने कहा भैया जापान है, यहाँ पे यदि किया तो अंदर हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ अंदर बंद हो गए हैं। तो वापस सभ्यता के साथ बोला भैया आधा प्लेट करके लिया इसको ना, ठीक है इतना मैं खा लूंगा। खाते में भी ध्यान रखा भाई कुछ छूट न जाए, एक आध चावल वावल का दाना छूट गया और आ गया गुस्सा करता हुआ आदमी, पता नहीं किस गुस्से में और आके बोला चावल का दाना छूटा, खाओ चलो। तो आपको बता रहा हूं, जब आप ही बाहर किसी कंट्री जाएंगे डॉक्टर बनने के बाद, तो आपको समझ में आएगा कितना डिसिप्लिन दूसरी कंट्रीज के अंदर है। ठीक, चलिए तो अभी हम बात करते हैं कि इंसान को जो है वो बताना पड़ेगा आपको कि भैया बायोडायवर्सिटी को तुमको सेव करना है तो तुम्हारे क्या फायदे हैं। अच्छा मेरा फायदा होगा तो मैं करूंगा, यदि फायदा नहीं होगा तो नहीं करूंगा। ठीक है, फायदे भी तीन तरह के फायदे हैं। एक तो फायदा है कि तत्कालिक, मतलब मुझे तुरंत फायदा, जो छोटी सोच के जो लोग होते हैं, The people who are having the low level thinking, वो हमेशा अपना इमीडिएट फायदा देखते हैं। अच्छा ये करूंगा तो इमीडिएट फायदा मेरा क्या होगा। जो थोड़ी बड़ी सोच के लोग होते हैं, जिनका सोच विचार दूर तक होता है, वे हमेशा ब्रॉड क्राइटेरिया रखते हैं, वो दूरगामी फायदा देते हैं कि इसका बाद में फायदा क्या मिलेगा। ठीक, और जो लोग बहुत ही समझदार होते हैं वे इथिकल कारणों की बात करते हुए कहते हैं कि फायदा मायदा मत देखो, देखो ये कि इथिकली क्या ये करना सच है। अंदर आत्मा से आवाज आना चाहिए जो करने के बाद कि आपका मन क्या कहता है, ये सही है या गलत है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं अपने आप से 15 मिनट बात जरूर कीजिए, अकेले जगह पर बैठिए, सोचिए दिन भर आपने क्या वो कितना जस्टिफाई था, क्या आपने अपने आप को धोखा दिया, आपने कमरा बंद किया, पढ़ने का बहाना किया और आपने जो है वो टिकटॉक के वीडियो देख रहे हैं, आप टिकटॉक बना रहे हैं आपके, और आप जो है उसके बाद दरवाजा खोला, मम्मी बोल रही भाई बेटा चाय पिएगा, बॉर्नविटा पिएगा, तो थक गया होगा, थक गई बेटा, बेटा अंदर जाके जो है वो टिकटॉक पे जो है वो अपना वीडियो आता है, बहुत हार्ड बहुत है। ठीक है ठीक है ठीक है, सब करो, लेकिन यार प्रायोरिटी तो समझो, प्रायोरिटी समझो कि अभी क्या प्राथमिकता है आपकी। तो अभी मेरी बात है कि जो लोग इथिकल लोग होते हैं वो कहते हैं भैया देखो ऐसा प्रकृति ने सबको बराबर का दर्जा दिया है, हम समानता के सिद्धांत पर बात करते हैं, हम बात करते हैं उस सिद्धांत पर यहां सब लोग एक समान हो। अब एनसीईआरटी क्या कहता है भैया क्यों बचाना है, देयर आर मेनी रीजंस, कई कारण हैं, some obvious and some other are not so obvious but all equally important के कई कारण आपको कन्विंस करते हुए दिखेंगे, कहीं नहीं दिखेंगे, कहीं में आपको लगेगा हाँ भाई ये सही है, कहीं बोलोगे आपकी सही नहीं है, लेकिन सब इंपॉर्टेंट है के। और हमने तीन कैटेगरी बांट रखी तीन तरह के लोगों के लिए। नैरो यूटिलिटेरियन क्राइटेरिया रीजंस के मतलब ऐसे रीजन जो आपको तत्कालिक फायदा देते हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है ब्रॉड यूटिलिटेरियन रीजन, बड़े फायदे दिखाने वाले कि लॉन्ग टर्म में फायदा क्या होगा। तीसरे होते हैं इथिकल रीजंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम नैरो यूटिलिटेरियन रीजंस की बात करते हैं कि छोटे छोटे फायदे जो हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अच्छा बायोडाइवर्सिटी बचाएंगे तो क्या फायदा होगा, अच्छी अच्छी वैरायटी की मछलियां खाने मिलेंगी, लेकिन संभल के खाते हैं उनको, ग्रो करने देते हैं उनको। ठीक है, हम क्या सोचते हैं अच्छा हमको इंसेक्ट से ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, इस तरह का डाई मिलेगा हमें। कुछ डाई इंसेक्ट से मिलती है, पता है आपको, कुछ डाई जो महावर होती है लगाते हैं हम लोग, जो नॉर्थ इंडिया में फंक्शन में महावर लगाते हैं, वो भी इंसेक्ट से मिलती है, कोचिनल इंसेक्ट है। ठीक है, लाख जो है वो लैक इंसेक्ट से मिलता है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है, चूड़ियों में लाख भर देते हैं, नॉर्थ इंडिया बड़ा कॉमन है चीज। तो हमको तो जो है वो फायदा शॉर्ट टर्म फायदा दिखता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा आपसे, हमने कहा यहाँ पे कि नैरो यूटिलिटेरियन रीजंस का मतलब है डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, सीधा फायदा, कि भैया देखो तो कई लोगों से जाना पड़ता है, तुमने यदि ऐसा नहीं किया तो कल को खाने नहीं मिलेगा। अच्छा खाने नहीं मिलेगा, हम तो बचाएंगे बायोडाइवर्सिटी। तुमने ऐसा नहीं किया तो कल को कपड़ा पहनने नहीं मिलेगा, कपड़ा पहनने नहीं मिलेगा। थोड़े दिन तो फैशन के नाम पर ठीक है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब तो ये है कि हमको वो वहां पे फायदे जो है वो समझ में आते हैं। तो मैंने कहा कि फूड, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स के हम बोलते हैं इतने तरह के फल दिखाई पड़ते हैं, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है वो भी खत्म हो जाएंगे यदि बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी। आज आप फल मंडी में जाते हैं, फल के बाजार में जाते हैं, तो फल के ठेले पर आप देखें डिफरेंट टाइप के फ्रूट, अंगूर रखा है, काला अंगूर रखा है, लाल अंगूर रखा है, हरा अंगूर रखा है, सेब रखे हैं, अलग अलग वैरायटी के सेब, एप्पल रखे हैं, अलग अलग वैरायटी के मैंगो रखे हैं, अनार रखा है उसमें के, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स प्रेजेंट है यहाँ पे। और देख के अच्छा लगता है, वैरायटी ऑफ फ्रूट देख के मन को भी अच्छा लगता है, और हमारे पास चॉइस है, हम कौन सा फल खरीद के खा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर जो जलाऊ लकड़ी है, फायरवुड है, फाइबर है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हुए जैसे टैनिन हुआ, लुब्रिकेंट्स हुए,
रेजिन की बात करें, टर्पेंटाइन ऑयल की बात करें, हम के डाई हुए, रेजिन हुए, परफ्यूम्स हुए। परफ्यूम किससे मिलता है? एसेंशियल ऑयल से बनता है। एसेंशियल ऑयल फ्लावर से निकलते हैं। फ्लावर के अंदर जो ग्लैंड एसेंशियल ऑयल को रिलीज करती है उसका नाम है ऑस्मोफोर। एनाटॉमी, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं हमको रोबुल्फिया सर्पेंटाइना मिलता है, सर्पगंधा के, रोबुल्फिया वोमिटेरिया मिलता है हमको एट्रोपा बेलोडोना मिलता है, बेलोडोना प्लांट मिलता है हमको धतूरा इनॉक्सिया मिलता है हमको जो है कैनाबिस मिलता है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लांट जिनका हम मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं। पेपेवर सोमनिफरम मिलता है अफीम के लिए, ओपियम के लिए मॉर्फिन निकालते हैं उससे। More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from the plant। आप सोचिए, आपके तकरीबन 25% ने हर चौथी दवाई, हर फोर्थ मेडिसिन जो है वो प्लांट से ही मिल रही है। कि आप कुनेन की बात करें, आपके कुनाइन, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनलिस प्लांट के पेड़ की छाल से मिलती है। सुनिए, नेम ऑफ ड्रग कुनाइन, बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट सिंकोना ऑफिसिनलिस, सिंकोना कैलिसाया, फैमिली रूबिएसी, पार्ट ऑफ द प्लांट बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ की छाल से मिलता है। एल्कलॉइड प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द ट्री, उसमें है आपके कुनाइन है, सिंकोनाइन है, कुनाइनिडीन है, उसमें सिंकोनाइनिडीन है। इतना सब याद रखना पड़ता है डॉक्टर बनने के बावजूद, कि प्लांट का नाम, प्लांट की फैमिली का नाम, उसके पार्ट का नाम, उसके अंदर प्रेजेंट एल्कलॉइड का नाम। फिर कुनाइन का इस्तेमाल करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट में, एंटी मलेरियल ड्रग है वो, ठीक है। कुनाइनिडीन का इस्तेमाल करते हैं हार्ट रिदम की डिजीज के लिए, जहां हार्ट की रिदम गड़बड़ होती है वहां कुनाइनिडीन यूज करते हैं, ठीक है। अफीम का प्लांट है ओपियम, ओपियम प्लांट है बॉटनिकल नेम पेपेबर सोमनिफेरम, फैमिली पेपेबरेसी, पार्ट ऑफ द प्लांट अनराइप फ्रूट, कच्चा फल, उससे लेटेक्स निकालते हैं, दूध निकालते हैं, और उस लेटेक्स से निकालते हैं हम मॉर्फिन, कोडीन, थेबिन, ये मेन एल्कलॉइड है, मॉर्फिन, कोडीन, थेबिन, नॉस्केपिन। मॉर्फिन इज ए पावरफुल पेनकिलर, उसका इस्तेमाल करते हैं हम दर्द निवारक दवा के रूप में। कोडीन इज ए कफ, इट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ द कफ, ग्लाइकोडीन, कोडीन कफ में यूज करते हैं, है ना। तो मतलब ये कि हमारे पास तो जितनी दवाएं हैं, अब देखिए जो सबसे अच्छे पेनकिलर हैं जो कैंसर के पेशेंट को दिए जाते हैं जब बहुत दर्द होता था उस कंडीशन में, वे ऑल आर मॉर्फिन बेस्ड, ठीक है। सभी के सभी जो है वो मॉर्फिन बेस्ड केमिकल है। नार्को टेस्ट करते हैं किसी क्रिमिनल का, देन अगेन वी यूज नार्कोटिक ड्रग्स के, हम जो है वो ओपियम फैमिली की ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल बात इतनी सी है कि आज आपको जो दिखाई पड़ता है बाजार में, दवाएं दिखाई पड़ती हैं इतनी सारी, तो किसी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 25% मेडिसिन जो मेडिकल स्टोर के अंदर भरी हुई है वो प्लांट ओरिजिन की है, ठीक है। 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय द नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड। के पूरी दुनिया में जो है वो तकरीबन 25,000 के आसपास ऐसी प्लांट की स्पीसीज है जिनका इस्तेमाल जो है वो इलाज के लिए किया जाता है जिनका, ठीक है। और आपको बता दूं मैं कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके पास तो एडवांस मेडिसिन है नहीं उनके पास में, वे इन जड़ी बूटियों से ही इलाज कर देते हैं वो। और ये जड़ी बूटियों का अब हम कमर्शलाइजेशन देखने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप मेडिकल स्टोर पर जाइए, आप जाके देखेंगे हिमालय एक बड़ा जो है वो फेमस ब्रांड है। हिमालय बड़ा फेमस ब्रांड है आजकल आयुर्वेदिक मेडिसिन के फील्ड में। आप देखेंगे कि वो हिमालय का हल्दी का कैप्सूल मिलेगा मार्केट में आपको के। ऑर्गेनिक इंडिया एक और ब्रांड है, हल्दी का कैप्सूल मिलेगा आपको के, हरड़ का कैप्सूल मिलेगा आपको, त्रिफला चूर्ण का कैप्सूल मिलेगा आपको के। आपको जो है वो हर जोड़ एक दवा होती है कि किसी का बोन भी के हड्डी टूट गया है तो हर जोड़ को दवा पिलाते हैं, तो वो भी कैप्सूल मिलेगा आपको। लहसुन है, गार्लिक का भी कैप्सूल मिलेगा। वजन कम करने के लिए गार्सिनिया कंबोजिया का कैप्सूल मिलेगा कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, वजन कम हो जाएगा। मतलब मार्केट में आज आयुर्वेदिक दवाएं जो सप्लीमेंट के नाम पर भर भर के मेडिकल स्टोर में भरे हैं, सब प्लांट ओरिजिन की है। सारा का सारा जो है इंडिजियस नॉलेज है, जो हम आदिवासियों से सीखकर उस नॉलेज का हम कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। Nobody knows how many more medicinal useful plants there are in the tropical rainforest waiting to be explored। के कोई नहीं जानता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कई ऐसे पौधे प्रेजेंट हो सकते हैं जो अभी तक हम कई बीमारियों का जिनका इलाज ढूंढ रहे हैं, शायद वहां हेल्प करें। अब देखिए एक दवा होती है टैक्सोल के, टैक्सोल, इस दवा का इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं। एक दवा होती है, एक प्लांट होता है विंका रोजिया के, इससे मिलती है विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। विंका रोजिया से विनब्लास्टिन मिलती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। टैक्सोल जो है उस दवा का भी यूज करते हैं हमके। मतलब ये है कि
क्या पता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कई ऐसे पौधे छिपे हो जो HIV का भी इलाज जो नए नए वायरस जो है उनका भी इलाज हो सकता है। तो इसलिए बायोडायवर्सिटी को संभालने की जरूरत है कि पता चला कि हम अपनी उस चीज को खोज ही नहीं पाए, उसके पहले ही वो खत्म हो गई। क्या पता, भगवान जाने कहीं हो सकता है कि ऐसा भी कुछ हो प्रेजेंट की जो ह्यूमंस को हमेशा यंग बनाए रख सके। लोग खोज रहे हैं। आपको क्या लगता है जो लोग इतना रिस्क उठा के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाते हैं, मच्छरों से कटवाते हैं अपने आप को, बॉडी पे कई बार लीच लग जाती है उनके के, बड़ा कष्ट उठा के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में घूमते रहते हैं, क्यों घूम रहे हैं? वो कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। वे प्रकृति का खजाना है, उस खजाने की चाबी जिसके हाथ लगी, जिसको मिल गया कुछ खोजने में, वारे नारे हो गए वो तो आदमी के। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेक्चर बंद करके जो है बैग पैक किया, कहां जा रहे हैं, मम्मी ने पूछा बेटा कहां जा रहे हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब हम साइंटिस्ट ही बनेंगे, ऐसा मत करना, अभी पढ़ लो, है ना। तो ठीक है, तो अभी सिंपल से मेरी बात सुनिए। तो अभी कई सारे मेडिसिनल प्लांट ऐसे हैं जिनके बारे में भी जानते भी नहीं हम, ठीक है। एनसीईआरटी लिख रही है बात को, फिर बड़ा अच्छा बात लिखा है, ठीक है। देयर इज ए वर्ड, यहां पे एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है, बायो प्रोस्पेक्टिंग के, बायो प्रोस्पेक्टिंग के, ये वर्ड बेटा याद रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट के। विथ इंक्रीजिंग रिसोर्स पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग के, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो प्रोस्पेक्टिंग के, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के। मतलब अब देखो बेटा, प्रोस्पेक्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग वर्ड का मतलब होता है कि भाई हमको क्या संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। हम बोलते हैं ना कि फला करियर में अच्छा प्रोस्पेक्ट है, इट इज प्रोस्पेक्टिव जॉब, ठीक है। मतलब ये कितनी संभावनाएं हैं वहां पे, कि संभावनाओं का पता लगाने के लिए हम प्रोस्पेक्ट वर्ड या प्रोस्पेक्टिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जैविक संसाधनों में कि कोई जगह पर यदि हम कुछ खोज रहे हैं, वहां पे हमें क्या मिल सकता है, किस तरह का मेडिसिन मिल सकता है, किस प्रकार का वहां पे हमको जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिल सकता है, क्या कोई स्पेशल टाइप के जीन्स मिल सकते हैं हमें, किस तरह के मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, किस प्रकार की हमें स्पीसीज वहां मिल सकती है जो हमारे काम की हो, इकोनॉमिक फायदे की हो। क्योंकि देखो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, छोटी सोच की बात कर रहे हैं। अभी हमको फायदा चाहिए, हमें फायदे के अलावा कुछ नजर नहीं आता हमको। आई बात समझ में? मतलब ये मैं इंसान की सोच की बात कर रहा हूं। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है बेटा? इसका मतलब यह है कि आप जैविक संसाधनों में, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में आप संभावनाओं को तलाश रहे हैं कि आपको कैसे इससे इकोनॉमिक फायदा मिल सके, ठीक है। और इसके लिए देखिए इसमें लिखा है कि with increasing resource put into the bioprospecting, nations endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefit के। तो जो कंट्रीज हैं वो इस बात पे जोर देते हैं कि भैया हमारे पास जो कुछ भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है ना, उनको बचा के रखो और ढूंढो उसमें क्या है। आपको बता दूं मैं कि डार्विन क्या करने गए थे HMS वीगल पर। डार्विन भी जो है प्रकृति, देखो आपको बता दूं मैं, पहले के जमाने में आपको दिमाग में आता होगा कई बार कि डार्विन क्या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखने के लिए चढ़ गए थे वो जहाज पर? नहीं, उसकी भी एक पूरी कहानी है। डार्विन वाला एक जो है चार्ल्स डार्विन के ऊपर एक छोटा सा मूवी बनाया हुआ है हम लोगों ने, बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स पर जाके आप मूवी देखिएगा, डार्विन के ऊपर मूवी है, फैंटास्टिक मूवी है, आप जरूर देखिएगा उसको। मैं अपना ही मूवी को फैंटास्टिक जनरली नहीं बोलता हूं, मैं फैंटास्टिक बोल रहा हूं, मतलब उस मूवी के अंदर जो कंटेंट, हमारी जो टीम है कि मेरी टीम जो मूवीज के लिए काम करती है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीम आई हैव। इतने अच्छे लोग हैं वो कि वो आपकी एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़कर उसका स्क्रिप्ट निकाल के उसको बोलते हैं कि सर इसको आप जो है वो नरेट कीजिए, और वो इतना अच्छा मूवी बनाते हैं कि उस मूवी को देख के लगता है कि हम एक अलग दुनिया में खो जाते हैं। आई रियली अप्रिशिएट माई टीम। और ये सब सारी टीम जो है वो मेरी नहीं, वो टीम आपकी है, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे, बायोमेंटर्स को मैं उसका मालिक नहीं हूं, मैं उसके लिए काम करने वाला एक व्यक्ति हूं, पूरी टीम मेरी उसके लिए काम करती है। बायोमेंटर्स का यदि कोई मालिक है तो वो सारे बच्चे हैं, सारे के सारे कमांडोज हैं, वे उस बायोमेंटर्स का बड़ा भाग है, बड़ा कंट्रीब्यूटर है उसका, ठीक है। आपके बगैर बायोमेंटर्स इज नथिंग, बायोमेंटर्स एग्जिस्ट ऑल बिकॉज ऑफ यू। अब हमारा कोई एंडिंग फंडिंग वाला का नहीं है, किसी के सामने हाथ पर नहीं उड़ा मिनट के, हमारे बच्चे हैं, बच्चे ही हम ये जो है इस पूरे वेंचर को लेके आगे चल रहे हैं के, ये बच्चे ही हैं, कमांडोज ही हैं जो कदम मिलाकर चल रहे हैं। शिखर पर होंगे, हम ही होंगे शिखर पर, कोई कुछ भी आगे पीछे करता रहे, हम ही होंगे शिखर पर, पक्की बात के, मन की बात। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि दुनिया भर के लोग, देश जो है वो कहते हैं कि भैया अपना बचा के रखो। जैसे चाइना है, चाइना ने अपने चाइना में कई सारे फॉरेस्ट एरिया ऐसे हैं जहां पर चाइनीज लोगों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता है।
बैन कर रखा उन्होंने, नहीं भैया नहीं, तुम नहीं जाओगे। कई कंट्री ऐसी है जो अपने नेचुरल रिसोर्स को छिपा के रखती है, बताती नहीं उसके बारे में, परमिशन नहीं मिलेगा उस फॉरेस्ट में जाने का आपको, क्योंकि वहां पे ऐसी मेडिसिन प्लांट है जिनके वो बारे में वो खोज रहे हैं, और हो सकता है उनके हाथ लग जाए तो कुछ बड़ा फायदा हो जाए कंट्री का। ठीक है, फिर अब बात करते हैं ब्रॉड यूटिलिटेरियन रीजंस की, बात करते हैं कि भाई कुछ लोग जो बड़ी सोच वाले होते हैं वो क्या करते हैं। देखिए, अब मैं आपसे कहता हूं, हर बार मैं आपसे कहता हूं कि जिंदगी में एक बात बेटा हमेशा याद रखना, वो बात यह है कि हमेशा जब भी कभी सोचना 10 कदम आगे का सोचना। कितना? 10 कदम आगे का सोचना। जब आप मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो यह मत सोचना कि आप इसे निकाल कर मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे, ये तो पहुंचेंगे, वो तो कॉमन सी बात है। आप ये सोचना कि एक ग्रेट डॉक्टर इज इन मेकिंग, एक बड़ा डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में है, और बड़ा डॉक्टर वो मैं हूं। कॉम्प्लिकेटेड केस की सर्जरी जिसको करने से 5 लोग हाथ खड़े कर दिए, भैया बहुत डेलिकेट केस है, हम सर्जरी नहीं कर पाएंगे, पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। आपने कहा बॉस हम सर्जरी करेंगे, हम इसको सफल करके दिखाएंगे। आपने उस लेवल का ज्ञान लिया आपने कि आपने एक मरते आदमी को, जब लोग हाथ खड़े कर चुके तब आपने उसको सेव कर लिया। दैट काइंड ऑफ डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं आज। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि मैं पहुंच जाऊंगा, कॉलेज पहुंच जाऊंगा, कॉलेज में पहुंच के डांस करूंगा मेरे के। भैया वो तो कॉलेज लाइफ का एक हिस्सा है। तुम कॉलेज पहुंच के अगले साल मेरे को फोटो भी भेजोगे फंक्शन के, मुझे पूरा पता है कि जब कॉलेज पहुंच जाओगे ना तो फर्स्ट टाइम में फंक्शन होगा, उसके फोटो भेजोगे, फ्रेशर पार्टी के फोटो भेजोगे। ठीक है कि सर मेरा फोटो, सर ये हमने किया, हमने पहली बार आज बीपी चेक किया, हमने आज पहली बार हमने ये किया, हमने वो किया, अपना ब्लड निकाला, ब्लड ग्रुप पता किया, खुद ही अपना ब्लड ग्रुप पता किया। आप मुझे सारे फोटोग्राफ भेजेंगे और प्रॉमिस करो भेजना जरूर मेरे को भेजना, पर्सनली भेजना, हम और आपके बीच में पर्सनल तार बनेगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। अभी मत बोलना मुझसे कि अभी भेजना है सर फोटो अपना, हम अभी तो वो टीम के पास जाता है, मेरे पास आना है तो वो मेरे पास आने के लिए आपको थोड़ा सा लेवल रेस करना पड़ेगा, या मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा। आप मेरे कलीग बन जाएंगे, डॉक्टर दोस्त बन जाएंगे मेरे, आप है ना। तो अभी मैं आपसे क्या कहता कि थोड़ी सोच को बड़ा रखो अपनी, हमेशा आगे का सोचो कि व्हाट आई थिंक अबाउट बायोमेंटर्स, आई नॉट नेवर थिंक अबाउट कि इसके सब्सक्राइबर इतने होंगे, इतने पैसे होगा, इतना ये होगा, इससे ये फायदा होगा। मैं व्हाट आई थिंक अबाउट दिस व्हेन आई स्टार्टेड बायोमेंटर्स, इट मे बी अ रिवॉल्यूशन वन डे, I will change the entire healthcare system in India one day with my commandos के। मैं खेती करूंगा डॉक्टर्स की, इतने अच्छे डॉक्टर मैं इंडिया में मैं दूंगा, उनके अंदर जो है मोरल वैल्यूज होंगी, उनके अंदर काम करने की इच्छा होगी, और हम सब मिलकर बायोमेंटर्स मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम की हर जगह पे हम जो है एक छोटी सी जो है वो एक हम जो है वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर के कम्युनिटी हेल्थ केयर के सेटअप को हम लगाएंगे, और वो आपके अंडर में होगा, आप उसका ध्यान देख रहे। मैं कह रहा हूं आपसे, प्रॉमिस कर रहा हूं फिर के अगले 10 सालों में आप जब पास होके बाहर निकलेंगे ना, हम इस देश के अंदर हेल्थ केयर का नक्शा बदल देंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेरा विजन है, और मुझे मालूम है इस मेरे विजन में मेरे साथ में मेरा ईश्वर है, मेरे साथ में जो अल्लाह है, मेरे साथ में गॉड है, और मेरे साथ में मेरे सारे कमांडो हैं, और हम सब मिलकर इस मिशन को कामयाब करेंगे। और हम ऐसा करेंगे कि दुनिया में एग्जाम्पल होगा कि हेल्थ केयर सिस्टम हो तो इंडिया के जैसा हो। ऐसा करेंगे हम, ये सोचते हैं, केवल पढ़ा रहे नहीं सोचते। खेती कर रहा हूं बेटा, कमांडोज की, अपने साथ के डॉक्टर्स की, अपने दोस्त डॉक्टरों की खेती कर रहा हूं। देखते कितने बीज उगते हैं इसमें से। ठीक है, कितने लोग कॉलेज तक पहुंचते हैं। चलिए, ये है ब्रॉड यूटिलिटेरियन रीजंस के, इथिकल रीजंस के। तो अभी हमने बात की, आप करते हैं ब्रॉड यूटिलिटेरियन की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्लेज ए मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड के। अब बायोडाइवर्सिटी का बड़ा रोल है के, अब लोगों की जो आदमी स्वार्थी सेल्फिश आदमी है उसको समझ में आता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट। ठीक है, और जिसका विजन बड़ा उसे लॉन्ग टर्म में क्या फायदा, क्या बड़े फायदे परोक्ष हो रहे हैं वो समझ में आता है। अमेजॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ। अब देखिए, जो लोग हर मिनट में 80 एकड़ जंगल काट रहे हैं, वो मूर्ख व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वो लकड़ी के लिए जंगल काट रहे हैं उनके, वो सोचते ही नहीं है कि ये जो 20% ऑक्सीजन जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो अमेजॉन के फॉरेस्ट ने दे रखी है, उसको यदि भरना हो ना आपको गैस से, कई कंट्री मिलकर पैसा चुकाएंगे तो भी नहीं भर पाएंगे आप। ठीक है, कैन वी पुट एन इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दिस सर्विसेज बाय नेचर के। अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि भगवान ने जी जो है बिल बनाया होता ना, तो लोग बड़े संभाल के यूज कर रहे होते। ठीक है,
मतलब ये है कि यदि आपके पास हर सर्विस का बिल आ रहा होता, इस बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ, इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में हमने पहले भी इकोसिस्टम वाले चैप्टर में बात किया हुआ यहाँ पे। अब हम फिर से बात करें यहाँ पे कि पॉलिनेशन की बात करें, विदाउट विच प्लांट कैन नॉट गिव अस फ्रूट्स और सीड इज अनदर सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड थ्रू पॉलिनेटर लेयर, बीज, बम्बल बीज, वर्ड्स एंड बैट के। क्या हम नेचुरल प्रेडेटर के बगैर यदि जो है वो पॉलिनेशन करें तो क्या कॉस्ट होगा? जापान में प्रयोग किया गया। जापान के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक काम करते हैं, उन्होंने छोटे छोटे ड्रोन डेवलप किए। वो समझते हैं खतरा क्या है, छोटे छोटे ड्रोन डेवलप किए उन्होंने, और बिल्कुल आप सोचिए कि वो जो है वो जो मधुमक्खी होती है उससे, हालांकि उतना छोटे साइज के नहीं बन पाए, वो जो नॉर्मल हनी बी होती है उससे डबल या ट्रिपल साइज के छोटे छोटे स्मॉल ड्रोन्स को तैयार किया उन्होंने। और उन ड्रोन्स का काम ये कि एक फ्लावर पर जाते हैं, उनके उस ड्रोन में एक ब्रश होता है, सुनिए आपके टेक्नोलॉजी जापान में बनाया के, उस ड्रोन में जो है वो जाके फ्लावर को आइडेंटिफाई करते हैं, फ्लावर को उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, दे रिकॉग्नाइज द फ्लावर, फ्लावर पर जाते हैं और एक ब्रश होता है और वो एक उनमें सक्शन पंप होता है, सक करते हैं पॉलन ग्रेन्स को, ब्रश में लेते हैं और दूसरे फ्लावर पर जाते हैं और वहां जाके ब्रश से उसको उस पॉलन ग्रेन को झिड़क देते हैं। दे जस्ट डस्टिंग, यहां से डस्ट को वैक्यूम से उठाया, अगले फ्लावर गए, डस्ट को वहां छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट पे उठाया, छोड़ दिया। ऐसे वो ड्रोन काम करते हैं। एक ड्रोन की कीमत कितनी? एक ड्रोन की कीमत इतनी कि आप उसमें एक होंडा सिटी कार खरीद लें। ठीक है, मतलब 10 लाख रुपए कीमत का, 10 से 15 लाख रुपए कीमत का, 15 लाख के आसपास की गाड़ी आती है, 15 लाख रुपए की कीमत का के आसपास का एक ड्रोन, एक मधुमक्खी, एक ड्रोन, और ऐसे कई ड्रोन लेने पड़ेंगे। ठीक है, जब वो चलता है तो लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्किट लगता है, तो उसके बाद वो बैटरी को चार्ज करेंगे। आप एक व्यक्ति, पूरा एक सेंट्रल सिस्टम होगा जो कंट्रोल करेगा। तो द इंटायर सिस्टम कॉस्ट, 50 ड्रोन लगा दिए आपने, 3 करोड़ 4 करोड़ का कॉस्ट है उसका। कितना? मात्र 3-4 करोड़ रुपए में 50 मधुमक्खी काम करेंगी। अब आप सोचिए, मेरे को बताइए मेरे को कि ये जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, सुनने में आपको अजीबोगरीब लगेंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो फ्री में हो रहा था आपके लिए। ठीक है, इसलिए भैया मधुमक्खी को बचाओ, बम्बल बी को बचाओ, बटरफ्लाई को बचाओ, ऐसे इंसेक्टिसाइड मत छिड़को जिससे सारे इंसेक्ट मर जाते हो। देयर आर अदर इंटेंजिबल बेनिफिट that we derive from the nature, the aesthetic pleasure of walking through the thick wood, watching spring flower to full bloom, and waking up with the bulbul song in the morning के, तो can we put price tag to this all things के? अब सिंपल सी बात है भैया ना, हमें सुंदर लगता है भैया। आपको मैं बोलूं कि चलो भैया एक काम करते हैं, एक वॉक पे चलते हैं, 2 चॉइस है हमारे पास, एक तो रेगिस्तान है, रेत है सब तरफ, रेत में वॉक पे चलोगे, आप बोलोगे सर रेत में क्या है, जैसा बड़ा अजीब और गरीब लगेगा ये तो। मतलब एक जंगल है, जंगल में एक पगडंडी बनी हुई है, सुंदर सा जंगल है, आसपास खूब सारे प्लांट है, और उनके प्लांट्स के बीच से हवा आती है जो, तो एक हवा की एक अच्छी सी आवाज आती है कि जो लोग गांव में रहते हैं, छोटे टाउन में रहते हैं, जो इस तरह की प्लेजर महसूस कर सकते हैं, मैं समझ सकता हूं बेटा, आप सबसे अच्छी जगह पर रहते हैं। मैं मुंबई में नहीं महसूस कर पाता है इसको के, लेकिन मुंबई में मेरा घर यहाँ पे, उसमें जब मैं मॉर्निंग वॉक पे कभी निकलता हूं तो वहां पर जो है वो कुछ प्लांट लगे हुए हैं, बोर्ड लगा हुआ है, कभी मैं फोटो भेजूंगा, बोर्ड लगा यहाँ पे कि प्लीज शांत रहिए, यहां पर बुलबुल गाना गाती है। बुलबुल एक चिड़िया होती, गाना गाती है। वो गाना मैंने आज तक कभी नहीं सुना, पर बोर्ड लगा देखा मैंने। तो जो हम जब किसी जगह पे जाते हैं तो हम किसी जगह पे विजिट, कहां जाते हैं, हमें गार्डन घूमना है, बगीचा जाना है के, अच्छा चलो ठीक है ना, हम बोले हमें किसी के साथ में पर्सनल मीटिंग करनी है, ठीक है ना, समझ रहे बात को, तो कहां इनवाइट करेंगे उसको? पार्क में, अच्छी जगह पर, है ना, समझ रहे बात को आप ना? तो इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब ये कि, और एंड वी वांट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग कि व्हाट फीलिंग आई हैव, देन अगेन कम टू द फ्लावर, अगेन फ्लावर, व्हाई फ्लावर्स? किसी का बर्थडे हो, फ्लावर का बुके गिफ्ट कर दो, किसी को आपको जो है कुछ कहना है, फ्लावर अपनी बात खुद कह देता है। एंड स्टिल वी थिंक अबाउट कि हम बोलते हैं अरे क्या बायोडाइवर्सिटी, है ना? सोचिए, ये केवल मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंटेंजिबल, देखिए कई बार क्या होता है, कई बार जो काम बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट नहीं करते हैं, वो काम एक साधारण सा फ्लावर करता है। मैं इस आइडिया को कई बार अपनाया हूं अपने घर में, ठीक है, बाहर नहीं करता मैं ना, तो
ठीक है, अपने घर में मैं ये उपाय अपनाया हूं। कभी भारती गुस्सा हो जाती है तो फ्लावर का एक बुके में लेके जाता हूं घर पर। गुस्सा यार, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है किसी किसी बात पे कि तुमने मेरे बारे में लेक्चर में ऐसा क्यों बोला, हाँ ठीक है, और नहीं तो क्या है, और जो है तुमने मेरे भाई के बारे में ऐसा क्यों बोला, हाँ तुमने उससे बात क्यों नहीं की, अरे मैंने कहा मैं व्यस्त था, पेशेंट देखा था, आया हमने हेलो किया चला गया अंदर में। हो जाता है, ठीक है, होता है कई बार, घर घर की कहानी है, सबके घर एक जैसे होते हैं, ज्यादा कोई फर्क होता नहीं उसमें। तो कहने की बात ये है कि दिस, अब आप बोले कि एंड सी लव्स फ्लावर के। एक बार क्या हुआ कि जब वो बहुत दिन के लिए कहीं गई हुई थी, आपको शेयर कर रहा हूं 2 मिनट का, मैं आपको केवल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअली में हमारी जिंदगी में क्या रोल इन चीजों का। हो सकता है मैं आपको जो बता रहा हूँ कुछ लोगों को बोर लगता हो के, लेकिन कोई बात नहीं, जो फैमिली मेंबर है वो सुनने तैयार है ना। तो मैं आपसे क्या कहता कि एक बार क्या हुआ, कुछ 8-10 दिन 15 दिन के लिए भारती कहीं बाहर गई हुई थी, तो और मुझे एयरपोर्ट में बच्चों को उसे रिसीव करने जाना था। तो मैंने क्या किया, मैं एयरपोर्ट पर जाने में जनरली मैं अवॉइड करता हूँ जाना, लेकिन वो चूंकि बहुत दिनों के बाद वो आ रहे थे, 15-20 दिन के बाद, तो मैं एयरपोर्ट में रिसीव करने गया बच्चों को और भारती को। तो मैंने ड्राइवर से कहा अपनी गाड़ी लगाओ, फिर मैंने क्या किया, वहां पे मुंबई एयरपोर्ट पे के पास में, वहां पर जो है, वहां पे एक जगह पे वहां पे प्लांट्स बिकते हैं। मैंने वहां पे गया और मैंने 2 सुंदर सुंदर से प्लांट्स खरीदे मैंने अच्छे से, कि पूरा पौधा खरीदा मैंने। जैसे ही वो भारतीय आई तो मैंने उसको प्लांट्स गिफ्ट किए, वेलकम टू होम, ठीक है। अब उस प्लांट की कीमत यदि आप पूछेंगे कितनी कीमत थी सर उसकी, भाई एक पौधा 200, अब देखो बॉम्बे थोड़ा महंगा था तो एक 200-300 रुपए का पौधा था, और एक 500-100 रुपए का था विथ पॉट के साथ में, ठीक है। अब ये 700-600, मान लो भारती के जैसी वो आती, इमेजिन कीजिए के मैं उसको 800 रुपए निकालता, 100 के 8 नोट, वेलकम टू होम। वो बोलती पागल है क्या कर रहे हो तुम, पब्लिक प्लेस पे मेरे को 800 रुपए दे रहे हो घर आने के, हाँ समझ नहीं आता। लेकिन मैंने वही 800 रुपए 2 प्लांट्स मैंने कहा गिफ्ट किए विद पॉट। उसने घर आके उन प्लांट्स को सबसे पहले लगाया, उनको उसने शिफ्ट किया, है ना, उनका केयर किया। अब कल मुझे बता रही थी कि देखो कितने तुमने जो प्लांट देखा कितना बड़ा हो गया ये, इसकी लीफ देखो कितनी नई नई लीव्स आ गई इसमें, और इस वाले में तो फ्लावर भी आ गया। मैं तो भूल गया कि कौन से प्लांट थे वो, लेकिन बताया तुमने, हाँ ये बड़ा अच्छा हो गया, अरे वाह, समझ। तो इसकी इंटेंजिबल वैल्यू है इसकी, सच्चाई यही है, जीवन के लेसन से। तो मैंने आपसे क्या कहा कि क्या हम इन चीजों पे, मैंने कहा ना कि जैसे बुलबुल का सॉन्ग है, सुबह सुबह चिड़िया गाती है और फ्लावर पूरा खिलता है, कि हम जंगल से गुजारे तो अच्छा लगता है, इन पे क्या हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट नहीं कर सकते इसमें हम के। तो ये इसका मतलब ये कि कई सारी बड़ी चीजें, अब देखो बेटा सिंपल से जिंदगी में एक बात आपको क्लियर कर दूं बेटे, एक बात आप, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया अपनी फैमिली का, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं यहां पे, प्लीज जिंदगी में किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। लाइफ में रिश्ते रिलेशंस बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, निभाना बहुत कठिन है, और जो निभा पाता है ना वही सच्चा इंसान होता है। निभाने के दौरान अप्स एंड डाउन आएंगे, निभाने के दौरान कई बार आपको लगेगा कि ठीक नहीं है। आप एक बात याद रखना, अपने मन को ढटोल कर बोलना कि क्या आपने जो किया वो ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। आपके अंदर से आंसर था कि यहां मैं सही हूं, इथिकली मैं सही हूं, देन नो प्रॉब्लम, चिंता करने की फिर कोई बात ही नहीं है। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, रिश्ता निभाना है, खुद से निभाना है, अंदर से निभाना है, चाहे वो रिश्ता किसी से हो, के अपने भाई से हो, बहन से हो, माता पिता। देखिए हमारे जो रिलेटिव है, हमारे जो है वो तो बाई बर्थ बने हुए, हमारे भाई हैं, हमारी मदर है, फादर के, लेकिन वहां भी कई बार हम अपनी माँ को बड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है, मैं जब सुबह किसी दिन किसी अमा को, तो मेरी मम्मी इतने उम्र का मैं हो गया हूं यार, मैं घर पहुंचता मेरी मम्मी मेरा टिफिन चेक करती, कल मुझसे बोल रही थी तूने चना नहीं खाया, वो स्प्राउट सकती है। मैंने कहा भूल गया, कल से खाना पूरा करके आना। मेरी मम्मी मुझको डांटती है अभी भी, जब मैं स्कूल में आता था ना टिफिन लेके, तब भी डांटती थी वो, अब भी मेरा टिफिन नोबडी, मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हो कि किसी ने और ने टिफिन चेक किया हो, सच्चाई बता रहा हूं कमेंट के, मां चेक करती है कि कितना खाया कितना बचा, सच्चाई है। तो मां को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, हमेशा उसका सम्मान करना, हमेशा उसको जो है रिस्पेक्ट देना के। पिता को भी मत लेना, क्योंकि रिश्तों में हम जब मैं आपको फैक्ट बतलाता हूं कि दरअसल क्या है कि हम लोग कई चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते थे। मेरे फादर को मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता था, उनसे बड़ा प्रेम करता था मैं,
लेकिन वो एक दिन खत्म हो गए, कभी कुछ कह नहीं पाया उनसे उसको दोबारा, मन में लगी बातें। एक्सप्रेस यूर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, ठीक है ना? यही प्रकृति के साथ करना है हमको और यही अपने रिश्तों में करना है हमको। अब बात करते हैं हम इथिकल रीजंस की, बात करते हैं हम कि व्हाट आर द इथिकल रीजंस के। तो मैंने आपसे कहा ना, क्या ये पूरी पृथ्वी के हम मालिक हैं? अरे भैया तुमने मान लिया कि तुम्हारा भारत देश है तो उसका फला देश है, उसका ये देश है, के ये सब तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, सब सीमाएं हैं, ये आप मालिक नहीं हैं। आप सोचते हैं ना कि आप मालिक बन गए तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं, और आप मालिक तो हो ही नहीं सकते। बेसिकली यू आर जस्ट आप कुछ नहीं है, आप एक एनिमल है धरती की नजर में, एक ऐसा एनिमल, बिगड़ा बच्चा जो बिगड़ गया है, समझ ही नहीं आ रहा उसको करना क्या है, खुद का विनाश करे जा रहा है। इथिकल रीजन ये है, द अर्थ इज नॉट सोनली अवर प्रॉपर्टी, हमारे अकेले की प्रॉपर्टी नहीं है। मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब यहां पर रहते हैं, इस धरती को वो शेयर करते हैं, और इसलिए दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, स्पिरिचुअल की दृष्टि से, वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीशीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इवन इफ इट मे नॉट बी करंट और एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू उसके चले जो है, हो सकता है भले ही हमें किसी से सीधा सीधा फायदा ना होता हो, हो सकता है किसी स्पीशीज से सीधा फायदा हमको ना होता हो, लेकिन तब भी वो क्रिएचर है इस अर्थ का, बचाना सहजना है। आज जब हम देखते हैं, मैं देखता हूं, मुझे बहुत दुख होता है कि लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पर, प्रतिष्ठा के नाम पर, मान सम्मान के नाम पर एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं। कितने मूर्ख होंगे वो लोग, आप सोचिए, कितने मूर्ख होंगे जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पे प्रकृति के हर जीव को सहेजने की, और कुछ लोग इतना जहर भर रहे हैं अपने मन के अंदर, इतना जहर भर रहे हैं, इतने जहरीले हो चुके हैं कि कोई बस भड़का दे, पहुंच गए लड़ने के लिए। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। इंसान की सबसे बड़ी खास बात है इंसानियत का होना, मानवता का होना। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा नागरिक बनना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहर बुझे हुए तो तीर होते हैं, जहर बुझे हुए तीर होते हैं जो लोगों को मारते हैं। डॉक्टर Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. के हाथ में तो एक नाइफ होता है, वो भी काटता है, उससे भी खून निकलता है, लेकिन वो इलाज करता है, समस्या को दूर करता है, आदमी के जीवन को बचाता है। काट ये भी रहा है, काट वो भी रहा है, पर काट क्यों रहा है, ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। समझे बात को, क्या करना है जिंदगी में, ये गांठ बांध ली इस बात को के। तो वी हैव ए मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबीइंग एंड पास अवर बायोलॉजिकल लेगेसी टू गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन के। आने वाली पीढ़ियां आपके बारे में अच्छा बोले, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हमको सहेजना होगा सब कुछ, ठीक है। तो हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आ गया कि इतनी सारी ज्ञान की बातें सुनने के बाद, इतनी डांट पड़ने के बाद, इतना कुछ बताने के बाद, अब सर से पूछना जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसको बचाने का तरीका क्या है। तो दो तरीके होते हैं इसका, एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन के। इन सिटू मतलब जो जहां पर है, इन मतलब अंदर, जो जहां पर है वहीं पर उसको प्रिजर्व कर लो, भूलना मत कभी के। इन सिटू मतलब जो जहां पर है, इंटीरियर इन सिटू जो जहां पर है, जो जहां पर स्थित है, जिसकी जो सिचुएशन, देखिए सिटू सिचुएशन, इन जहां पर भी है वहां पर उसको सेव करके। इन सिटू कंजर्वेशन जो जहां पर सिचुएटेड है वहीं पर, इन वहीं पर उसको संभाल के रखना। जैसे कि
हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया हमने, हमने कहा जंगल का ये हिस्से में अब कोई भी आदमी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये सेंचुरी है, यहां पे पेड़ काटना मना है, जानवरों का शिकार करना मना है, हमने नेशनल पार्क बना दिया हमने कि हमने कहा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें अब आपका कोई भी एक्टिविटी नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बड़ा बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया हमने। ये क्या हो गया, जो जहां पे ना हमने किसी को शिफ्ट नहीं किया, जो प्रकृति जैसी थी वैसी हमने उसको वहां पे सेव कर दिया हमने, ठीक है। X2 एक्स मतलब एक्सटर्नल, बाहर लेके आ गए हम सिचुएशन सेट के, जहां पर वो सिचुएटेड था, जहां पर वो प्रेजेंट था, वहां से लेके बाहर आ गए हम X2, क्योंकि दोनों वर्ड कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। X2 एक्सटर्नली सिचुएटेड के हमने उसको बाहर ले जाके सिचुएट कर दिया उसको कहीं और, ठीक है। जैसे कि सीड बैंक बना दिया हमने, जू बना दिया हमने, बॉटनिकल गार्डन बना दिया हमने के, तो ये आर्टिफिशियल हो गया। X2 कंजर्वेशन आर्टिफिशियल होता है, इन सिटू नेचुरल होम में प्राकृतिक अवस्थाओं में होता है, ठीक है। चलिए, व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम, इट्स बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोटेक्टेड, के जब हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा करते हैं, उसे बचाते हैं, तो पूरा का पूरा जो है वो बायोडाइवर्सिटी का के ऑल लेवल प्रोटेक्टेड होते हैं। वी सेव द इंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। जब हम बोलते हैं टाइगर रिजर्व है, तो हम केवल टाइगर सेव नहीं करते हैं, हम टाइगर भी सेव करते हैं, हिरन भी सेव करते हैं, पूरा इकोसिस्टम एक साथ हम सेव कर रहे होते हैं, कि इसे बोलते हैं इन सिटू या ऑन साइट कंजर्वेशन कहते हैं इसको। वेरी वेरी IMP, सारे के सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व, सारे के सारे टाइगर रिजर्व, सारे के सारे नेशनल पार्क, सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। क्लियर? जब हम व्हेन देयर आर सिचुएशन वेयर एन एनिमल और प्लांट इज इन डेंजर, जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि कोई एनिमल इन डेंजर है, प्लांट खत्म होने वाला है, उसको खतरा है, वो खत्म हो सकता है, तब उसको जरूरत होती है उसको बचाने की, कि हम उसको आर्टिफिशियली बचाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो बहुत कम हो चुके हैं, तो हमने उनको प्रोटेक्शन में रखा, उनको मिनट के अपनी सुरक्षा में, कि वो ब्रीड करें, उनकी संख्या बढ़े, ठीक है। तो क्या हुआ, इसे बोलते हैं हम X2 या ऑफ साइट कंजर्वेशन कहते हैं। ये कब करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि प्राकृतिक अवस्थाओं में वो एनिमल कंपटीशन के चलते बच नहीं पाएगा, प्राकृतिक अवस्थाओं में जिस प्रकार क्लाइमेटिक चेंज है वहां पे वो एनिमल बच नहीं पाएगा, प्लांट बच नहीं पाएगा, तो उसको हम वहां से लाके उसके जैसी जो उसके लिए दशाएं होती वैसी क्रिएट करते हैं, वहां उसको रखते हैं। जैसे बॉम्बे में क्या किया, एक जू में पेंगुइन को लेके आए। अब पेंगुइन को जू में रखोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको बर्फ लगानी पड़ेगी, चारों तरफ बर्फ बनी हुई है उसमें, और वो बर्फ में रहता है पेंगुइन, पेंगुइन तो वहीं रहता है, वैसी कंडीशन प्रोवाइड की हमने, ठीक है। देखिए, अब इन सिटू और X2 कंजर्वेशन में डिफरेंस बेटा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। इन सिटू कंजर्वेशन में दिस मेथड इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज इन इट्स देयर नेचुरल हैबिटेट। मैंने कहा ना, जो जहां पर सिचुएटेड है वहीं पर, वहीं इन मतलब वहीं पर, है ना। इन सिचुएशन जो जहां पर है वहीं पर उसको कंजर्व कर दिया हमने, ठीक है। और X2 में क्या करते हैं हम, थ्रेटेंड एनिमल प्लांट को हम जो है स्पेशल केयर यूनिट में लेके आते हैं, अलग से कंडीशन बना के उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये नेचुरल होम में नहीं रहते हैं, हमारे केयर में रहते हैं। फिर in situ conservation में it help in recovering populations in the surrounding where they have developed their distinct features, कि ये पूरे के पूरे नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती है। टाइगर रिजर्व में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही होती है, वैसे X2 कंजर्वेशन में क्या होता है, इट हेल्प इन रिकवरिंग पॉपुलेशंस एंड प्रिवेंटिंग देयर एक्सटिंक्शन। यहाँ पे पर्पस ये होता है कहीं ये एक्सटिंक्शन ना हो जाए, इसका ये हमेशा हमेशा के लिए गायब ना हो जाए, तो उसको नेचुरल हैबिटेट के समान कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बचाने की कोशिश करते हैं। पर्पस ये होता है कि इसकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए। इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और सेंचुरीज, ठीक है। जबकि X2 कंजर्वेशन का एग्जांपल होता है बॉटनिकल गार्डन्स और जू, ठीक है। फिर इन सिटू कंजर्वेशन फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के। अब कई लोग बोलते हैं कि कई सारे नेशन ये मानते हैं कि ये अनरियलिस्टिक है, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। अब हमने क्या बोला, हमने कहा कि एक पूरा जंगल, हमने बोला इस जंगल में कोई अंदर इंटर नहीं करेगा, इस जंगल में आपको जाना है तो केवल जंगल देख लीजिए, घूम लीजिए वहां पे जाके आपके, और इसके अलावा आप वहां पर जाके ना लकड़ी काट सकते हैं, ना कोई एनिमल का शिकार कर सकते हैं। लोग कहते हैं ये तो जस्ट इनजस्टिस है, क्यों ना काटे जंगल, क्यों ना शिकार करें वहां पे हम। लोगों को बड़ा खराब, कई कंट्री कहती है कि यदि हम ये हमारे तो जो है जो इकोनॉमी है उसमें ये पेड़ काट के बेचते थे, हम फल बेचते थे इसके काट के, भाई अलग से लगाओ ना, जंगल में नहीं कर सकते हार्वेस्ट, वो दूसरे एनिमल का भी भोजन है वो। तो कहने का मतलब ये है कि कई सारे लोग इसको लेकर कन्फ्लिक्ट करते हैं कि ठीक
तो ये कई बार कंफ्लिक्ट देखने मिलते हैं डेवलपमेंट और कंजर्वेशन को लेके। फिर इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फॉर एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्स अवेलेबल के। अब बात सबसे बड़ी ये है, दूसरी समस्या ये कि इतनी सारा बड़े पैमाने पर मास एक्सटिंक्शन एनिमल्स स्पीसीज का हो रहा है कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं ना, वो प्रयास बहुत छोटे हैं उनके। मतलब जो जिस लेवल पर हमको एफर्ट करना चाहिए उस लेवल पर हम एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कई सारे कारण हैं, लोगों के अपने कन्फ्लिक्ट हैं, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट वहां पे सामने आते हैं के। लेकिन जो भी आप कंजर्वेशन रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसकी तुलना में जो भी एक्सटिंक्शन के लिए जो प्रजातियां इंतजार कर रही है, जिनको बचाना चाहिए, वो काफी बड़ी संख्या है उसकी। ठीक है, On a global basis, this problem has been addressed by the eminent conservationists के। अब देखिए कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस समस्या को उठाते हैं, अलग अलग मंच पर उठाते हैं और वो कहते हैं कि हमको जो है वो अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेव करना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन के। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बेटा आएगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, रिसर्च किया और पता लगाया कि वो कौन सी जगह हैं जहां पर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी है और सबसे अधिक खतरे में है। सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी है, सबसे अधिक खतरे में है, वहां पर बचाना जरूरी है। उसको बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा गया। ठीक है, ये वो एरिया है यहाँ पे वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज है, रिचनेस है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म के। ये प्रजातियां का एंडेमिज्म का मतलब है कि ये स्पीसीज कहीं और नहीं पाई जाती हैं, जहां पर प्रेजेंट है वहीं प्रेजेंट। जैसे मेडागास्कर है, मेडागास्कर में कई सारे मैमल्स ऐसे हैं जो आपको मेडागास्कर के अलावा कहीं और देखने ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये वो एरिया हो बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट। सुनना बेटा बड़े ध्यान से के, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट वे एरिया होते हैं जहां पर कोई भी प्रजातियों की संख्या, स्पीसीज रिचनेस बड़ी संख्या में होती है और कई सारे एनिमल वहां के अलावा कहीं और देखने नहीं मिलते हैं, एंडेमिज्म होता है। ठीक है, देखिए आप दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि ये जो स्पॉट दिखाई पड़ रहे हैं, जो रेड से शो किया हुआ वो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और जो मैंने ब्लू से शो किया हुआ है वो मैराइन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो हॉटस्पॉट क्या होते हैं, छोटे छोटे एरिया होते हैं जहां पर एक्सेप्शनली कुछ ऐसी स्पीसीज देखने मिलती हैं जो उस जगह के अलावा कहीं और नहीं मिलती हैं। ठीक है, और ये हॉटस्पॉट बड़े सेंसिटिव जगह होती है। ठीक है, देखिए अब आप देख रहे हैं आपके सामने जो हॉटस्पॉट का एक बड़ा लंबा लिस्ट आ गया है, तो पूरा रटने की जरूरत आपको नहीं है बेटा। देयर आर दी बिग नंबर ऑफ हॉटस्पॉट। अब हमको जो याद रखना है वो है इंडिया के बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के। इंडिया में आप देखेंगे, भारत में आपको जो है, यदि आप गौर से देखें तो इंडिया में कितने आपको हॉटस्पॉट दिखाई पड़ रहे हैं, 1 और 2। एक ये है बेटा वेस्टर्न घाट के पास में और एक ये हिमालय के पास में। ठीक है, तो इंडिया में आपको 2 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट दिखाई पड़ रहे हैं, नक्शे में, मैप में आपने देखा, देखिए है ना। पूरे वर्ल्ड में टोटल जो सही फिगर है, टोटल 34 हॉटस्पॉट है। पूरे वर्ल्ड में कुल 34 जो है वो हॉटस्पॉट हैं, जो अर्थ की जमीन का केवल 2.3% हिस्सा है। ओके, 34 हॉटस्पॉट हैं, 2.3% जो है वो जो है। और यहाँ पर जो है यदि आप देखें यहाँ पे तो तकरीबन यहाँ पे येट ओवर 50% ऑफ द अर्थ प्लांट्स एंड 40% ऑफ इट्स लैंड वर्टिब्रेट के। याद रखिएगा ये इतने छोटे से एरिया में 2.3% टोटल एरिया है। यहां पर अर्थ पर प्रेजेंट टोटल जो प्लांट की डाइवर्सिटी है उसका 50% डाइवर्सिटी केवल यहीं प्रेजेंट है, 40% एनिमल केवल यहीं प्रेजेंट है टोटल बायोडाइवर्सिटी में। सोचिए आप, कुल पूरी अर्थ पर 34 हॉटस्पॉट हैं जो अर्थ का 2.3% हिस्सा है और यहां पर 50% प्लांट ऐसे हैं जो यहां केवल यहीं मिलते हैं आपको, जो बायोडाइवर्सिटी के, और 40% एनिमल लैंड वर्टिब्रेट यहीं पर मिलते हैं आपको। ठीक है, आप देखिए आप, एंड इंडिया में आपको मिल गया हॉटस्पॉट, 2 हॉटस्पॉट यहाँ पे, एक तो ईस्टर्न हिमालय में है और दूसरा वेस्टर्न घाट में। के इंडिया में 2 हॉटस्पॉट हमको मिले, एक वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालय में और दूसरा वेस्टर्न घाट में। याद रखना इसके, एक ईस्टर्न हिमालय, दूसरा वेस्टर्न घाट। क्लियर? ठीक है, देखिए इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट were identified, but subsequently 9 more have been added in the list, bringing to the total number of the hotspot 34 IMP है। okay? These hotspots are also region of the accelerated habitat loss के, ये वो रीजन भी जहां पर बड़ी संख्या में हैबिटेट का लॉस भी हो रहा होता है, इसलिए इनको हॉटस्पॉट कहा गया है कि यहां पर प्रजातियां हाई स्पीसीज रिचनेस है और यहां पर एंडेमिज्म अधिक है, कुछ प्रजातियां यहां के अलावा कहीं और देखने नहीं मिलती है और यहां पर बड़े पैमाने पर हैबिटेट लॉस भी हो रहा है, इसलिए इनको बचाने की जरूरत है। ठीक है, 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स, वेस्टर्न घाट हुआ, श्रीलंका हुआ, इंडो बर्मा
हुआ, श्रीलंका और इंडो बर्मा का दिया हुआ, और हिमालय हट के ये हमारे कवर आवर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन के। तो यदि आप जो है वो पॉलिटिकली बोलेंगे तो इंडिया के पास केवल 2 ही हॉटस्पॉट है, वेस्टर्न घाट वाला और ईस्टर्न हिमालय का पार्ट वाला हट के। श्रीलंका और इंडो बर्मा उनकी कंट्री के अंदर के वो हॉटस्पॉट होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। Although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of the earth land area। अब देखिए यहां पे एनसीईआरटी में लेस देन 2% लिखा, एक्चुअली ये 2.8% है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, पर बेटा एग्जाम में यदि आता है ना, मेरी बात सुनिए ध्यान के, मैंने आपको पहले स्लाइड दिखाया, एकदम सही फिगर बताया के। एग्जाम में यदि वो वाला फिगर आता है 2.8% आता है, डायरेक्ट लिखा आता है, दैट इज दी परफेक्ट, मतलब एग्जामिनर को मालूम है और वो आपसे सही ऑप्शन देके सही आंसर चाह रहा है। वी इंटेलिजेंट इनफ बेटा है ना, लकी वो वैसे नहीं करना कि ये लिखा है तो यही करेंगे सर के, कोई आपकी सुनेगा नहीं। एग्जामिनर जो है उसने 2.8% ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। और नहीं तो वो आपको देगा 5% से अधिक, 4% से कम, 2% से कम के, तो यहाँ पे आंसर आएगा फिर 2% से कम, ठीक है ना। The number of species they are collectively harbor is extremely high and strict protection of these hotspot could reduce the ongoing mass extinction by almost 30% के। यदि हम इन 34 हॉट स्पॉट की सुरक्षा करते हैं, इनका पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी मास एक्सटिंक्शन हो रहा है उसमें हम 30% प्रजातियों को हम सेव कर पाएंगे, ठीक है। In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected एज बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। इंडिया में बड़े बड़े बायोस्फीयर रिजर्व बने हुए हैं इनके, तो कुल 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 90 नेशनल पार्क हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये सारे आंकड़े जो है वो बदल चुके हैं यदि आप गूगल करेंगे तो, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आंकड़े दिमाग में रखने बैठ के। और मैं आपको इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व और इंपॉर्टेंट सेंचुरी का एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट को बेटा एक बार देख लेना उसमें, ठीक है। इंडिया में कई सारे रिलीजियस और कल्चर ट्रेडिशन होते हैं जो प्रोटेक्शन के महत्व को जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के महत्व को बतलाते हैं, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं यहाँ पे हम पेड़ों को भी पूजते हैं। देखिए, इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट वेयर सेट असाइड एंड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन these are given total protection, such sacred group are found in। अब देखिए, मैं एक बार आपको बता दूं कि मैं एक बार जो है घूमने के लिए जो है नॉर्थ ईस्ट गया, मेघालय। बेसिकली मेघालय में जब मैं मेघालय में था तो मैं चेरापूंजी से शिलोंग के लिए हम जा रहे थे, रास्ते में सैक्रेड ग्रुप फॉरेस्ट पड़ता है। सैक्रेड ग्रुप फॉरेस्ट जो है वो जो लिखा ना यहाँ पे सैक्रेड ग्रुप फॉरेस्ट के, ये पूजनी एक प्रकार से वहां के लोग पूछते हैं इसको, ऐसा मानते हैं कि ये ईश्वर रहता है। अब सुनिए, छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा आपको मैं, उसकी गाइड ने मुझे क्या बताया। मैंने उस फॉरेस्ट में जब हम लोग सेकंड ग्रुप फॉरेस्ट में एंटर किए तो उसने कहा सर यहाँ पे कोई भी, मेरी वाइफ ने कहा क्या उसकी हैबिट है कि वो प्लांट्स उसे बहुत पसंद है, कई बार सुंदर पत्ती तो उस पत्ती को तोड़ देती है। उसने कहा मैडम, पहले भी रास्ते में गाइड देखता आ रहा होगा कि उन्होंने एक कोई फ्लावर लिया, कोई पत्ती लिया, उन्होंने कितना सुंदर है। बोला मैडम ये हम जहाँ एंटर कर रहे हैं यहाँ पे कोई भी फूल पत्ती को तोड़ना स्ट्रिक्टली मना है, और यदि आप ऐसा करेंगे तो यहाँ के लोकल लोग जो है वो देख लेते हैं और वो झगड़ा करते हैं। तो मेरी वाइफ ने कहा कौन देख रहा है यहाँ पे? उसने कहा मैडम एक तो मैं देख रहा हूँ, मैं भी आपको अलाउ नहीं करूंगा। दूसरा ये है कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है इस फॉरेस्ट के अंदर, सुनिए आप कहानी, ऐसा माना जाता है इस फॉरेस्ट के अंदर कि यहाँ पर परी रहती है, यहाँ पे फेरीज रहती है, फेरीज बोला, फेरीज रहती है, छोटी छोटी परियां रहती है। हमने कहा परी देखी तुमने कैसी होती परी? बोला हाँ सर देखी है। अब देखो गाइड बता रहा है मेरे को, मैं उसकी बात, छोटे साइज की होती है ना, और उड़ती रहती है। मैंने कहा इंसेक्ट होगा वो? मैंने कहा नहीं सर, यहाँ के कई लोगों ने वो फेरी देखी है। कई सारी परियां इस जंगल में रहती हैं और ये परियां रात को यदि आप पत्ती तोड़ते तो इनको बड़ा दुख होता है और ये फिर आपको श्राप देती हैं, आपके बारे में बुरा कहती हैं, कुछ बुरा हो जाता है उससे। उसने कहा कि इस जंगल में रोज जो है रोज रात को 12-1 बजे 2 बजे जब घुप अंधेरा होता है तब यहाँ पे परियों के और यहाँ की बुरी ताकतों के बीच की लड़ाई होती है। बुरी ताकतें रोज हारती हैं यहाँ पे, क्योंकि लोग यहाँ पर पूजा करते हैं और लोगों की पूजा की दुआ जो है वो ताकतों को हराने में रोल प्ले करती है। मैं सुन के मुझे लगा, मैंने मतलब मैं साइंस का आदमी डॉक्टर के, तो मैं बोला कि यार ये तो गाइड तो मतलब पैसे पूरे वसूल करवा रहा है, मतलब जो पैसे दिए उसमें कहानियां भी सुना रहा है मेरे को।
बाद में मैंने कहा कि नहीं, प्रैक्टिकलिटी क्या है चीज़ की, प्रैक्टिकलिटी चीज़ की है कि ये कहानियाँ यहाँ के लोकल जो लोग हैं, जो जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में ये कहानियाँ इतनी गहरी बसी हुई है कि वो कहानियों को सच मानते हैं, और उन कहानियों के कारण ही वो जंगलों को बचाने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं नहीं, परी रहती है यहाँ पे ताकतों की लड़ाई होती है, हमको यहाँ पे डैमेज नहीं करना है। सरकार ने भी देखा, सरकार ने एक बार कोशिश किया कुछ लेने का, सारे लोग इकट्ठे हो गए, नहीं कुछ नहीं तोड़ेंगे यहाँ से, पूरा फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड है, सेकंड ग्रुप फॉरेस्ट कहते हैं। और कभी आप मेघालय जाए जरूर देखना बेटा, तो कहाँ मिलते हैं आपको, खासी एंड जैंतिया हिल ऑफ मेघालय में मिलेंगे, राजस्थान के अरावली हिल्स में मिलेंगे, वेस्टर्न घाट कर्नाटक के और महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में मिलेंगे आपको, के सरगुजा, चांदा और बस्तर वाले रीजन में मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, सेकंड ग्रुप और सेकंड वुड जो होते हैं, ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहां पर स्पेशल रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है पर्टिकुलर कल्चर में। के मतलब यहां पर यदि आपने कुछ किया तो वो धर्म की बात आती है, पेड़ काटा आपने, पत्ती तोड़ी आपने, लोग लड़ने लगते हैं आपसे, डांटने लगते हैं आपको, वो समझाते पहले कि भाई ऐसा करना मना है। इन मेघालय द सेकंड ग्रुप आर दी लास्ट रिफ्यूजी फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट। के मेघालय में जो सेकंड ग्रुप है वहां पे कई ऐसे प्लांट है जो कहीं और दुनिया में आपको देखने नहीं मिलेंगे। ठीक है, देखिए दिस इज अवर कल्चर, के ये कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, कि ये हमारा कल्चर है। भारत इतना सुंदर देश है, इंडिया इज ए सच ए ब्यूटीफुल कंट्री, यहां पर जो है पेड़ को पूछते हैं, एनिमल को पूछते हैं, के सबको पूछते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसका महत्व है। के आप देखिए कि ये जो बड़े से पेड़ की पूजा हो रही है, इसके पीछे जो है वो पुराने समय के लोगों ने बताया होगा कि भाई इसको, ये पेड़ को बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पेड़ को जो है वो पवित्र बना दिया जाए। पीपल का पेड़ पवित्र माना जाता है, पूजा करते लोग, तुलसी की पूजा करते लोग। ठीक है, देखिए ये मेघालय का फोटोग्राफ है। मेघालय के अंदर फॉरेस्ट के अंदर जाते के दौरान एक वहां पे जो है वो छोटा सा स्टोन है, उसमें कुछ देवी देवता रखे हुए हैं के, और ये कहा जाता है कि ये उस पूरे फॉरेस्ट के, उस एरिया की सुरक्षा करने वाले देवता है। कोई कुछ बुरा करेगा तो ये देवता उसको देख लेंगे। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग जो है बहुत तथाकथित ज्ञानी होते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अरे कैसी बात है, नहीं, आप उसके वक्त शब्दों पे मत जाइए, भावना पर जाइए। ये फॉरेस्ट को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, इनफैक्ट हमसे कौन ने सीखा, हमसे सीखा अंग्रेजों ने, के हम इंडियन से अंग्रेजों ने सीखा, गॉड वॉज द फर्स्ट गार्डनर, के वे भी लगा रहे हैं पौधे और लिख क्या रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं कि भगवान सबसे पहला माली था जिसने पौधे लगाए थे। तो हम तो ईश्वर से बहुत छोटे हैं, हमको भी लगाना चाहिए। ठीक है, एक्स2 कंजर्वेशन क्या होता है बेटा, इसमें क्या करते हैं हम, थ्रेटेंड एनिमल और प्लांट आर टेकन out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected in given area। के जूलॉजिकल पार्क हुआ, बॉटनिकल गार्डन हुआ, वाइल्ड लाइफ सफारी हुआ, ये पार्क हुए, ये सब क्या है, ये सब एक्स2 कंजर्वेशन। कि हमने जू बना दिया, हमने जो है बॉटनिकल गार्डन बना दिए, यहां पर हम उनको, तो पहले क्या होगा, जो हम सेकंड ग्रुप देख रहे थे वो इन-सिटू कंजर्वेशन है, और एक्स जो आप जू देखते हैं, बॉटनिकल गार्डन देखते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ पार्क देखते हैं आपके, वो सब क्या है, वो सब एक्स2 कंजर्वेशन है वो। ठीक है, देयर आर मेनी एनिमल्स that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoological park। के ऐसे कई एनिमल हैं जो आज जंगलों में खत्म हो चुके हैं, लेकिन हमने एक्स2 कंजर्वेशन किया और उन एनिमल को हम आज ही पार्क के अंदर बचाकर रखे हुए हैं। इन रिसेंट ईयर एक्स2 कंजर्वेशन हैज एडवांस्ड बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेंड स्पीसीज इन इनक्लोजर्स। ठीक है ना, आज एक्स2 कंजर्वेशन में आज बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि आज साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इतना तरीका खोज लिया है कि आज जो स्पीसीज गायब होने की कगार पर है, उनके स्पर्म को, उनके एग को क्रायो प्रिजर्वेशन कर लेते हैं। मान लो कोई पोलर बियर, मान लीजिए सपोज करते हैं, वो खत्म होने पे आ गया, तो हम उसके स्पर्म को, एग को बचा के रख लेंगे अपने पास के, और हम जो है वो अपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू इन फ्यूचर जो है हम जो बचे हुए जो एनिमल है उनके थ्रू हम जो है और पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, now gametes of the threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long periods using cryopreservation techniques। ठीक है, egg can be fertilized in vitro and plant can be propagated through using tissue culture method। ठीक है, मतलब ये है कि आज हम कई सारे प्लांट्स को, कई सारे एनिमल्स को हम जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक सीड बैंक है जो है हमारे, जो हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल के पास में, जो नॉर्वे फिनलैंड के जो एरिया है वहां पर जो है बनाया गया है। उस सीड बैंक में तमाम तरह के प्लांट्स के बीज को, सीड को, गैमेट्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, तो आज बड़े बड़े सीड बैंक्स बनाए जाते हैं, और कई सीड बैंक ऐसे हैं जिनकी लोकेशन की जानकारी भी नहीं है कि लोगों को, क्योंकि वो हाई
कॉन्फिडेंशियल हैं और वहां पर ताकि कभी न्यूक्लियर वॉर कोई खतरा होता है तो उनको बचाया जा सके। ठीक है। Biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore collective responsibility for all nations के। ऐसा कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी की कोई सीमा नहीं होती है। मैंने कहा सीमाएं केवल राजनीति की होती हैं। The borders is for the politics के पॉलिटिकल बॉर्डर होते हैं, जियो पॉलिटिक्स बॉर्डर होते हैं, प्रकृति की सीमाएं नहीं होती हैं। ठीक है। The historic convention on biological diversity, CBD कहते हैं इसको, CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं, ये पहली बार 1992 में ब्राजील में हुआ, रियो डी जेनेरो शहर के, ब्राजील के अंदर रियो डी जेनेरो शहर में जो है 1992 में अर्थ समिट हुआ। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का बेटा, वेरी वेरी IMP, और मैंने भी DPS में आपसे पूछा हुआ एक बार। ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको अर्थ समिट कहते हैं, ये 1992 में पहली बार हुआ, रियो डी जेनेरो में ब्राजील के अंदर किया गया इसको, और यहाँ पे तमाम कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और सबने जो है वो स्टेप उठाने की बात की जिसमें कि हम बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके जो है 10 साल बाद जो है एक समिट और हुआ जिसको साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में किया गया 2002 में, और ये वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाया। इसमें भी 190 देशों ने भाग लिया और इसमें रिव्यू किया गया इसमें कि हमने पहले वाले अर्थ समिट में जो शपथ ली थी, जो सीखा था, वो क्या सीखा हमने, और आने वाले समय में बायोडाइवर्सिटी के रेट को रोकने का क्या करना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस के रेट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या और स्टेप लेने की जरूरत पड़ेगी वहां पे। ठीक है। तो कमिटमेंट लिया गया इसमें कि 2010 तक हम जो है बड़े पैमाने पर बायोडाइवर्सिटी लॉस को जो है हम कम करें। इस बात का कमिटमेंट 2002 में लिया गया जोहानिसबर्ग के वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ठीक है। अब यहां पर कहानी खत्म होती है बायोडाइवर्सिटी की। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीखा बेटा, बहुत कुछ सीखा। कई चीजें सीखी हमने जो हमारे कोर्स के लिए थी, हमारे एग्जाम के लिए थी, और कई चीजें सीखी हमने जो जिंदगी के लिए है ना। कुछ एग्जाम में काम आएगा, कुछ जिंदगी के इम्तिहान में काम आएगा। सीखना जरूरी है। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.